प्रवीण कुमार केसरी व्यंग की सजग कलम। वे लिखते नहीं, समाज की नब्ज टटोलते हैं। उनके शब्दों में हंसी है, पर उसके पीछे छिपा है होश का झटका। कभी व्यवस्था को हिलाते हैं, कभी हमारे भीतर सोए सवालों को जगाते हैं। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, एक सोच कई रूप, और हर रूप का मकसद एक, सच को सलीके से कहना। इस बार वे लेकर आए हैं नई व्यंग्य रचना, पापा को पढ़ा दें, पुलिस वालों को न दिखाएं। ये सिर्फ व्यंग्य नहीं, एक ऐसा दर्पण है जिसमें हंसी, डर और हकीकत तीनों एक साथ दिखते हैं। ये मुस्कान के बीच ठहरकर सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि यहां दर्द भी व्यंग्य की भाषा में बोलता है। घर के लोकतंत्र में पिता एक अघोषित प्रधानमंत्री है और उसकी जेब चलता फिरता वित्त मंत्रालय। संतानों की हर डिमांड का बजट यहीं से पास होता है। बस शर्त इतनी है कि बदले में खर्चा कहां किया जैसा कोई टैक्स रिटर्न नहीं मांगा जाएगा। जब भी इस सवाल की नौबत आती है, बच्चे अपनी अर्जी गृह मंत्रालय यानी मां के पास ले जाते हैं, क्योंकि मां की सिफारिश राज्यसभा की तरह होती है, जहां बिल पास होने की गारंटी है। मां का एक ही आश्वासन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भरोसा है, पापा को आने दो, मंगवा देंगे। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया के हर रिकॉर्डधारी बच्चे के पीछे पिता की घिसी चप्पल और उसके सिर का परमानेंट दर्द होता है। पिता की नाक शायद कुदरत ने घिसने के लिए ही बनाई है, ठीक उस स्कूल की उस घंटी की तरह जिसका जन्म ही बजने और रगड़े जाने के लिए हुआ हो। बच्चे को दूध वही पिलाएगा, भले ही दूध वाले से उधार क्यों न लाना पड़े। महानगरों के बच्चे तो अब गाय को सिर्फ व्हाट्सएप स्टिकर में ही पहचानते हैं। उनके लिए असली गाय तो पिता के थैले से ही प्रकट होती है, ठीक वैसे ही जैसे आटा एटीएम से निकलता है। पिता सरकार की वो योजना है जो पूरे परिवार की चिंता तो करती है, पर खुद चिंता मुक्त कैसे रहे, इसके लिए उसे कोई स्कीम नहीं मिलती। पिता वो अजूबा है जो खुद चाहे मास्टर हो, पर बेटे को कलेक्टर ही बनाना चाहता है, और बेटी के लिए ऐसा डिग्रीधारी दूल्हा ढूंढता है मानो लड़का नहीं नासा का सैटेलाइट खोज रहा हो। अगर इसमें चूके तो बेटी की शादी में प्रोविडेंट फंड और बेटे की नौकरी के लिए पुश्तैनी मकान दोनों को एक साथ श्रद्धांजलि देनी पड़ती है। और फिर किराए के घर का दुखड़ा बच्चों को मत सुनाइएगा, क्योंकि पिता की तकदीर में दुख गिनना नहीं, सिर झुकाकर नाक रगड़ने की कला सिद्ध करना लिखा है। पिताजी की चिंता जितनी निजी और खामोश होती है, संतान उसे ब्रॉडकास्ट करने में उतनी माहिर है। पुराने जमाने में बेटी बड़ी दर्द भरी आवाज में कहती थी, मेरी शादी को लेकर पापा बहुत परेशान रहते हैं, और दादी अपने अनुभव की पोटली से फुसफुसाती, हाँ बेटी, बाप की चिंता तो शुद्ध देसी घी है जो लकड़ी की तरह सुलगता है, पर उसका धुआं नहीं दिखता। बेटा भी कम न था, पापा मेरे करियर, मेरी परीक्षा, मेरे भविष्य, यहां तक कि मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के बस किराए तक का टेंशन पालते हैं। लेकिन अब संवेदनशीलता की नई परिभाषा देखिए। कल तक जो दर्द शाम के चूल्हे के धुएं में गुम हो जाता था, आज वही सोशल मीडिया की स्टोरी में हैशटैग के साथ वायरल होता है। घर में वही पापा हैं जो बेटी के डाइट चार्ट से लेकर बेटे के कॉलेज की जस्टिफिकेशन फाइलिंग तक का बोझ ढो रहे हैं। फिर भी बच्चों का प्रदर्शन देखिए, मन में दुख है, पर दुनिया को दिखाने के लिए। मां कहती है, बस तुम्हारे पापा ही हैं जो चिंता की इस चक्की में दिन रात पिसते रहते हैं, और नई पीढ़ी उसी पीसे हुए आटे के गुलगुले बनाकर उस पर आए लाइक और कमेंट गिनती है। इसलिए पिता नामक इस प्राणी का पीड़ा पोर्टफोलियो अब संतान की फीस की रसीद से लेकर फेसबुक की वॉल तक फैल चुका है, और समस्त संतानें अपने पिता की चिंता का प्रदर्शन करने के लिए हर साल नए नए क्रिएटिव तरीके इजाद करती हैं। अंत में पिता चिंतित थे, हैं और रहेंगे, और संतान बस वही चिंता अगले फादर्स डे पर नए कैप्शन के साथ फिर से रिफ्रेश कर देगी। बच्चे भला पिता के रहते रिस्क क्यों ही लें? उनके क्रेडिट कार्ड का बिल भरने से लेकर उनके बेरोजगारी के क्रिएटिव डिजाइन तक सब कुछ पिता की जेब पर ही छपता है। अब बच्चे कहते हैं, पापा आपने हमारे लिए क्या किया? ना कोई लॉटरी खरीदी, ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, बिना सिफारिश और पैरवी के इस देश में नौकरी मिलती है क्या? आपने कोई प्लाट नहीं खरीदा, ना कोई दूसरा मकान बनाया।
शिकायतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पिता अपनी नाक को आराम देना भी चाहे तो कैसे। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि पिता हमेशा परेशान रहेगा। वो बच्चों को मेहनत की शिक्षा देते हुए कहता है कि बेटा कोई मेहनत से नहीं मरा, लेकिन उसे भी पता है कि श्रद्धा और भय के बीच की बालकनी हमेशा खुली रहती है, जहां से हकीकत झांकती है कि बिना पैरवी के भर्ती नहीं होती। बेटा गूगल सर्च पर एसआई भर्ती की उम्र सीमा टाइप करता रह जाता है और भर्ती निकल जाती है। और उस पिता का क्या कहना जो बेटे को पुलिस में भेजने का ख्वाब पाले बैठा है। उसकी उम्मीदें बेटे के उगती हुई मूंछों की तरह हर दिन बड़ी होती हैं, लेकिन ये सपने घर में रखी उस बूढ़ी साइकिल की तरह हैं जिसके बारे में बस यही सोचा जाता है कि कभी तो काम आएगी। बेटा जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर है, वो पुलिस मित्र के साथ फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर कूल बन रहा है और अगले ही चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा है। ऐसे में थाने को दूर से देखकर सड़क किनारे रुककर साइकिल की हवा चेक करने का नाटक करना पिता की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल ये भी है कि जिस बच्चे को स्कूल में 4 ढंग की गालियां देना ना सिखाया गया हो, वो पुलिस में क्या खाक भर्ती होगा। पुलिस में भर्ती होने के लिए अपने इलाके की गालियों की न्यूनतम योग्यता तो पता होनी चाहिए, तभी तो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम बदला जाता है। अगर ऐसे संस्कारी बच्चे को सरकारी अफसर बनना है तो या तो माँ बाप से गाली सुनना और सुनाना सीख ले, वरना बड़े होकर घर की पुश्तैनी गाली यानी पुलिस या डंडे से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। बाहर पड़ोस में या सोशल मीडिया पर वही बेटा बेटी दार्शनिक अंदाज में कहते हैं, अरे हमारे पापा तो बेजोड़ चिंतातुर प्राणी हैं, कभी हमारी शादी कभी नौकरी को लेकर सिल खुजलाते रहते हैं। डॉक्टर ने मना किया है फिर भी ये चिंता का बीपी बढ़ाते रहते हैं। यहां व्यथा दर्शन अपने चरम पर है। आपके पापा क्या सोचते हैं? बहुत चिंता करते हैं, तो तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते? अरे परेशान होने का कॉन्ट्रैक्ट तो पीढ़ियों से उन्हीं के पास है, हम तो बस संवेदनशील संतान होने का फर्ज निभा रहे हैं। मुश्किल ये है कि जहां पहले बेटा बेटी पिता की चिंता समझकर गर्दन झुका लेते थे, अब वही बच्चे फादर्स डे पर उन्हीं चिंताओं की स्क्रिप्ट बनाकर इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं। देखिए मेरा बाप कितना परेशान है और देखिए मैं कितना संजीदा हूं। द्वंद्व देखिए, दुविधा देखिए। संविधान में भावनात्मक शोषण एक गंभीर अपराध है। बस डर यही है कि अगर किसी दिन पुलिस ने इसकी एफआईआर लिख ली और ईमानदारी से जांच शुरू कर दी तो ये मामला अदालत तक चला गया तो अदालत में गहन सन्नाटा है। सामने कटघरे में पिता खड़े हैं और गवाह के रूप में पूरा परिवार मौजूद है। जज साहब, क्या सबूत है कि इस व्यक्ति पर बोझ है? वकील साहब सबूत पेश करेंगे। बच्चों के क्रेडिट कार्ड के बिल, बेटी की शादी के खर्च का हिसाब, बेटे की बेरोजगारी का डिजिटल रिकॉर्ड, गूगल सर्च हिस्ट्री, सरकारी नौकरी कैसे पाएं, और सबसे बड़ा सबूत बच्चों के इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट जहां वो खुद अपने पिता की चिंता का बखान कर रहे हैं। जज साहब फैसला सुनाते हुए, सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत मानती है कि इस परिवार की समस्याओं और जिम्मेदारियों का बोझ साझा न होकर एक ही व्यक्ति पर लदा रहा। अदालत ये भी मानती है कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी उठाने, अपने खुशियों का त्याग करने और खुद को खत्म कर देने का दोष केवल इस पिता के नहीं, पूरे पारिवारिक तंत्र का है। लेकिन चूंकि इस परिवार का मुखिया स्वयं ये पिता है, इसीलिए अदालत ये अधिकार भी इन्हीं को देती है कि अपराध की सजा क्या हो ये वे स्वयं तय करें। अदालत में सबकी निगाहें पिता की ओर मुड़ती हैं। पिता धीरे धीरे बोलते हैं, हुजूर, सजा देने का हक मिला है तो पहले अपराध स्वीकार कर लूं। मैं बच्चों को उतनी अच्छी नौकरी नहीं दिला पाया जितनी वे चाहते थे। मैं बेटी की शादी उतनी अच्छे घर में नहीं कर सका जितना उनका सपना था। मैं बैंक बैलेंस नहीं बना पाया जिससे उनकी जिंदगी आसान होती, और सबसे बड़ा अपराध, मैंने खुद को इतना खो दिया कि उन्हें अपना मजबूत साथी नहीं बल्कि बोझ उठाने वाला खंभा लगने लगा। अतः सजा यह है कि मैं इस अपराध के साथ ही जीऊंगा, खुद को दोषी मानते हुए भी फिर भी वही करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा अपराध नहीं, मेरा धर्म है। जज साहब चुप, शब्दहीन। कोर्ट रूम में शून्य फैल जाता है। सबूत, गवाह, तर्क सब धुंधला पड़ जाता है और ये केस शहीद ए चिंता बनाम खुद के नाम से
फाइल में बंद हो जाता है। इस तरह पिता शहीद चिंता घोषित होकर भी सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि उसने सबको बचा लिया पर खुद को फिर भूल गया। मजा देखिए कि तब पिता मेरे पापा सबसे परेशान पापा अवार्ड की दौड़ में सबसे आगे हैं और उनके बच्चे ही उनके कैंपेन मैनेजर बने होंगे। इसीलिए बेहतर है ये लेख पापा को पढ़ा दें, पर पुलिस से तो बिल्कुल दूर रखें।